नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रेमडेसिविर दवाई की अवैध खरीद मामले में बम्बई हाईकोर्ट ने भाजपा एमपी के खिलाफ जांच के दिए आदेश। जी हां दोस्तों, भाजपा के सांसद के खिलाफ दवाई की दवाखोरी के आरोप में यहां पर जांच के आदेश दे दिए हैं बम्बई हाईकोर्ट ने। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया रोकने की याचिका पर सुनवाई कल करेगी और यूपी चुनाव आयोग को भेज दिया गया है नोटिस। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सरकार के साथ बातचीत को तैयार हैं किसान नेता, लेकिन वार्ता कृषि कानूनों को रद्द करने पर ही होगी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पूरे देश में दवाई और कोरोना का टीका फ्री में लगना चाहिए तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें अपने इलाके के हालात के बारे में बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। रेमडेसिविर अवैध खरीद मामला, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीजेपी एमपी के खिलाफ दिए जांच के आदेश। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से भाजपा के सांसद डॉक्टर सुजय विखे के मामले को कोर्ट ने बड़ी ही गंभीर तरीके से लिया है। भाजपा के सांसद डॉक्टर सुजय विखे पर आरोप है कि उन्होंने महामारी जैसे समय में 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद फरोख्त की और उन्हें अपने पास इकट्ठा किया। इसके बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय को आदेश दिया है कि दिल्ली से पुणे लाई गई रेमडेसिविर की जांच करे और एयरपोर्ट पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराए। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के मुख्य सचिव को निर्देश देते समय बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, हमें यकीन है कि जिंदगियां बचाई गई होंगी, जरूरतमंदों और गरीबों को लाभ मिला होगा, लेकिन अगर उसके लिए गलत तरीका अपनाया गया तो इसकी जांच करनी पड़ेगी। ऐसा कहते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने गृह विभाग के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि वो 10 से 25 अप्रैल के बीच चार्टर्ड एयरक्राफ्ट की डिटेल्स संरक्षित की जाए और कंसाइनमेंट की रिकॉर्डिंग की जाए। कोर्ट ने आगे कहा कि चूंकि सांसद ने खुद कहा था कि वो रेमडेसिविर इंजेक्शनों के साथ शिरडी एयरपोर्ट पर लैंड हुए थे, इसलिए हम इस बहाने को नहीं सुनेंगे कि एयरक्राफ्ट की डिटेल्स नहीं है या कार्गो की वीडियो फुटेज नहीं है। आपको बता दें कि कोर्ट एक पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप है कि भाजपा सांसद डॉक्टर सुजय विखे ने अवैध तरीके से रेमडेसिविर की खरीदारी की है और इंजेक्शन इकट्ठा किया है, उसका वितरण किया है। कोर्ट ने अहमदनगर के कलेक्टर को भी आड़े हाथों लिया है। कोर्ट ने कहा कि वे मध्य प्रदेश वो एमपी के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं, क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जिले के कलेक्टर सांसद को बचाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो उनका तुरंत ट्रांसफर होना चाहिए। कोर्ट ने कलेक्टर को भी आदेश दिया है कि वे बताएं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, क्या ये उनका काम है। अब इस मामले में 3 मई को सुनवाई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट पंचायत चुनाव प्रक्रिया रोकने की याचिका पर सुनवाई कल, यूपी निर्वाचन आयोग को भेजा नोटिस। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर यूपी राज्य चुनाव आयोग को नोटिस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट कल यानी 1 मई को इस मामले में सुनवाई करेगा, क्योंकि 2 मई को मतगणना होनी है। बता दें कि इस याचिका में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान चुनाव ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वालों का हवाला दिया गया था, साथ ही चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार के साथ बातचीत को तैयार, लेकिन वार्ता कृषि कानूनों को रद्द करने पर होगी। टिकैत। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बृहस्पतिवार को कहा कि 3 विवादित कृषि कानूनों पर किसान संघ केंद्र सरकार के साथ बात करने को तैयार है, लेकिन चर्चा इन कानूनों को रद्द करने को लेकर होगी। हरियाणा के भिवानी जिले के प्रेमनगर गाँव में किसान पंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत को अपना आंदोलन लंबे समय तक जारी रखना है, लेकिन वे निश्चित रूप से बिना जीते अपने घर नहीं जाएंगे। हरियाणा बीकेयू के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी सरकार पर कोविड-19 की स्थिति से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए कहा, जिन मरीजों को ऑक्सीजन और अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, उन्हें भाजपा के सांसदों और विधायकों के घर ले जाना चाहिए। हाल ही के महीनों में हरियाणा में कई किसान पंचायतों को संबोधित करने वाले टिकैत ने कहा कि किसान राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर 5 महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लड़ाई लंबी चलेगी, कितने महीने चलेगी कोई नहीं जानता, लेकिन एक चीज तय है कि किसान इसे बिना जीते वापस नहीं जाएंगे। टिकैत ने यह भी कहा कि आंदोलन को पूरे देश का समर्थन मिला, जिनमें व्यापारी, युवा और अन्य वर्ग शामिल हैं। बीकेयू नेता ने कहा कि अगर सरकार संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत बहाल करना चाहती है तो वे तैयार हैं। उन्होंने कहा, जब सरकार बातचीत करना चाहेगी तब संयुक्त किसान मोर्चा बात करेगा, लेकिन अगर सरकार इन कानूनों को 18 महीने के लिए निलंबित करने जैसी चीजों पर अड़ी रही तो कोई बातचीत नहीं होगी। हम दृढ़ है कि उन्हें ये कानून वापस लेने होंगे और कोई भी बात इसी बिंदु से शुरू होगी। टिकैत ने पंचायत में कहा कि प्रदर्शनकारी किसान अपना आंदोलन मांगे पूरी होने तक शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखेंगे। कोरोना वायरस महामारी के प्रति लोगों को सचेत करते हुए उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वे मास्क लगाएं, एक दूसरे से दूरी के नियम का पालन करें और स्वच्छता बनाए रखें।
कोविड की स्थिति पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए चढ़ूनी ने कहा, सरकार पिछले 1 साल से क्या कर रही थी? लोग ऑक्सीजन और बिस्तरों की कमी वजह से मर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट, केंद्र राज्य के लिए वैक्सीन के दाम अलग क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय नीति पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, देश में फैले कोरोना संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय विशेष पीठ ने कहा कि केवल राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की ही जांच होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि केंद्र सरकार 100% टीकों की खरीद क्यों नहीं करती, इसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के मॉडल पर राज्यों को वितरित क्यों करती, ताकि वैक्सीन के दामों में अंतर न रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिरकार यह देश के नागरिकों के लिए है। इसके अलावा न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे सामने कुछ ऐसी भी याचिकाएं दायर की गई हैं जो गंभीर रूप से स्थानीय मुद्दों को उठाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे मुद्दों को उच्च न्यायालय में उठाया जाना चाहिए। वहीं पीठ ने सवाल किया कि अनपढ़ या जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है वे कैसे वैक्सीन लगवाएंगे। कोर्ट ने आगे कहा कि वह पिछले 1 साल में केंद्र सरकार ने वैक्सीन कंपनियों पर कितना निवेश किया और कितनी अग्रिम राशि दी। यह नहीं, केंद्र को फटकारते हुए कोर्ट ने कहा कि क्या केंद्र सरकार मरीजों के लिए अस्पतालों में दाखिले पर कोई राष्ट्रीय नीति बना रहा है? क्या मूल्य निर्धारण को विनियमित किया जा रहा है? कोर्ट ने आगे कहा कि उन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को इलाज देने के लिए क्या किया जा रहा है जो कोविड-19 के संपर्क में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सोशल मीडिया पर इस संकट के समय लोगों द्वारा अपील करने पर कोई भी राज्य उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर सकती या कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना त्रासदी पर बोले राहुल गांधी, आप अकेले नहीं, साथ है तो आस है। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ जाने के बाद भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली समेत कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना मरीज दम तोड़ रहे हैं। हर जगह हाहाकार है। लोगों का दुख देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए उन मरीजों की हिम्मत बढ़ाई जो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, इलाज की कमी के चलते अपने प्रियजन खो रहे देशवासियों को मेरी संवेदनाएं। इस त्रासदी में आप अकेले नहीं हैं। देश के हर राज्य से प्रार्थना व सहानुभूति आपके साथ है। साथ है तो आस है। इससे पहले राहुल गांधी ने कविता के माध्यम से सरकार पर निशाना साधा था। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, जो भरा नहीं है भावों से, जो दर्द सुनने को तैयार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिस सिस्टम को जन से प्यार नहीं। देश के स्वाधीनता संग्राम के दौरान लिखी गई पुरानी कविता को राहुल ने कुछ संशोधन के साथ अपने ट्वीट में स्थान दिया है। वहीं 28 अप्रैल को राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला था। तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के केस और लोगों की मौत को देखते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार की तुलना अंधे सिस्टम से कर दी थी। उन्होंने लिखा था, एक दूसरे की सहायता करते आमजन दिखाते हैं कि किसी का दिल छूने के लिए हाथ छूने की जरूरत नहीं है। मदद का हाथ बढ़ाते चलो, इस अंधे सिस्टम का सच दिखाते चलो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम एग्जिट पोल रिजल्ट 2021, क्या ढह जाएगा पूर्वोत्तर में बीजेपी का पहला किला? असम में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बीजेपी से ज्यादा। जी हां दोस्तों, मार्च अप्रैल के महीने में 3 चरण में हुए असम सभा चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल का दौर शुरू हो गया है। TV9 भारतवर्ष पोल स्ट्रेट के सर्वे में असम से कांग्रेस गठबंधन के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। TV9 भारतवर्ष पोल स्ट्रेट के सर्वे के मुताबिक वोट प्रतिशत के मामले में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से करीब 4% आगे है। अगर यह सीटों में तब्दील होता है तो राज्य में इस बार कमल का खिलना मुश्किल। वर्ष पोल स्ट्रेट के सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि असम में बीजेपी की नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को कुल 41.70% वोट मिल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन के पाले में कुल 45.50% वोट गए हैं, लेकिन वोट प्रतिशत सीटों में तब्दील होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सर्वे में सीट को लेकर जो अनुमान है उसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर नजर आ रही है। पूर्ण बहुमत के लिए 64 सीटों की जरूरत। असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं। सत्ता पाने के लिए किसी दल या गठबंधन को कम से कम 64 सीटों की जरूरत होगी। TV9 भारतवर्ष पोल स्ट्रेट एग्जिट पोल के अनुमान में बताया गया है कि असम में एनडीए गठबंधन को 126 में से 59 से 69 सीटें मिल सकती है, जबकि गठबंधन को 55 से 65 सीटें मिलने के आसार है। अगर सर्वे के अनुमान नतीजे में बदलते हैं तो बीजेपी के पास असम की गद्दी बरकरार रहेगी। 80% अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को। एग्जिट पोल के अन्य पहलुओं पर बात करें तो अल्पसंख्यकों का करीब 80% वोट यूपीए को मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं एनडीए के पाले के मात्र 13.13% जा रहे हैं। SC/ST समुदाय के 53.90% वोट एनडीए को और 31.90% वोट यूपीए को प्राप्त हो रहे हैं।
टीवी 9 भारतवर्ष पोल स्ट्रीट के एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार महिलाओं और पुरुषों ने भी एनडीए के मुकाबले यूपीए के पक्ष में ज्यादा मतदान किया है। सर्वे में बताया गया है कि एनडीए को पुरुषों के 41.30 और महिलाओं के 42.10% वोट प्राप्त हुए हैं, जबकि यूपीएम को मिले पुरुष और महिला वोट का प्रतिशत 44.60 व 46.2। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किया केंद्र सरकार पर वार, कहा कोरोना पर चर्चा बंद करो, केवल चुनाव पर चर्चा करो। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। वायरस की दूसरी लहर ने देश की हालत गंभीर बना दी है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के साथ ही देश में अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन के अभाव में होती मौत ने स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑक्सीजन न मिलने पर अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसी संकट के बीच अब कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब साहेब की मानेंगे या इंसानियत की। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से केंद्र पर तंज कसते हुए कहा, आज साहेब यानी केंद्र का टीवी चैनलों को नया फरमान आया है, कोविड-19 पर चर्चा बंद करो, ऑक्सीजन की कमी पर चर्चा बंद करो, रेमडेसिविर पर चर्चा बंद करो, टोकेलिजुमाब नहीं है, चर्चा बंद करो, अस्पताल में खत्म हो रहे बेड पर चर्चा बंद करो, केवल चुनाव पर चर्चा करो। अब सब साहेब की मानेंगे या इंसानियत की। मालूम हो कि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला हाल ही में कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। सुरजेवाला ने खुद को ट्वीट कर यह जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था कि आज सुबह मैं कोरोना पॉजिटिव आया हूं। बीते 5 दिनों में जो कोई भी मेरे संपर्क में आया हो वह खुद को आइसोलेट कर ले और जरूरी सावधानी बरते। वहीं दूसरी तरफ देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,69,257 नए मामले दर्ज किए गए और देश ने 3,645 मौतों की संख्या भी दर्ज की। नई रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,83,76,524 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में आए नए आंकड़ों के साथ ही अब तक मरने वालों की कुल संख्या 2,04,832 हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वकील की बात सुन सुप्रीम कोर्ट के जज ने रख लिया सिर पर हाथ, कहा कोरोना से हालात बहुत बुरे हैं। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की सभी सुनवाई डिजिटल तरीके से हो रही है। गुरुवार दोपहर की वीडियो के जरिए जस्टिस यूयू ललित मामले की सुनवाई की तैयारी के लिए सभी वकील बहस की तैयारी कर रहे थे। तभी वकील कैलाश वासुदेव ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट मालविंदर मोहन सिंह की तबीयत ठीक नहीं है और अस्पताल में एडमिट होने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। वकील की ये बात सुनते ही जस्टिस यूयू ललित ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि आजकल बहुत मुश्किल है किसी को अस्पताल में दाखिल करना। उन्होंने कहा कि स्थितियों का बुरा हाल है, अस्पताल में एडमिट होने और दवा लेने के लिए वो लोग परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के मुंह से इस तरह की बात सुनने के बाद वकील कैलाश वासुदेव ने कोर्ट को बताया कि कैसे लोग अस्पताल में एडमिट होने और ऑक्सीजन और दवा लेने के लिए परेशान हैं। इस मामले में वकील मीनाक्षी अरोरा भी बहस के लिए शामिल हुई थी। उन्होंने बताया कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के मामले में सलाहकार नियुक्त किया है, इसलिए उन्होंने देश भर के डॉक्टर और एक्सपर्ट की बात की है। क्या करना है और कैसे हालात को संभाला जाएगा किसी को नहीं पता। मीनाक्षी अरोरा ने कहा कि किसी भी एक्सपर्ट को पता नहीं है कि क्या करना है और कैसे हालात को संभाला जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस से पूरे देश का हाल खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की कीमत पर उठाए थे सवाल। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से बिगड़े हालात पर स्वतः संज्ञान लिया था और केंद्र सरकार से महामारी को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं इसका जवाब मांगा था। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि वैक्सीन की अलग अलग कीमतें क्यों सामने आ रही हैं, वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर केंद्र सरकार क्या कर रही है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि ये राष्ट्रीय आपदा का समय है, हम चुप तो नहीं बैठ सकते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री के भतीजे ने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा, कहा हकीकत जानना है तो शमशान पर जाएं नेता। जी हां दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे मोनू पटेल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोनू ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल किया है। आपको बता दें कि मोनू भाजपा विधायक जालम सिंह पटेल के पुत्र हैं। भाजपा विधायक जालम सिंह पटेल खुद कोरोना पॉजिटिव हैं। पटेल ने फेसबुक में दुख जताते हुए लिखा है कि पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। नेताओं को यदि हकीकत जानना है तो शमशान घाट जाकर देखें कि कितने लोगों की मौतें हो रही हैं। उन्होंने लिखा कि मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही हैं। चारों तरफ चीख और पुकार मची हुई है। प्रशासन झूठ बोल रहा है। नरसिंहपुर जिले के हालात भयावह होते जा रहे हैं और प्रशासन मौत के आंकड़ों को झूठला रहा है। उन्होंने लिखा है कि कोविड-19 के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव आखिर क्या कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को मांग से ज्यादा ऑक्सीजन तो दिल्ली को कम क्यों। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कड़ी नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से यह बताने के लिए कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को मांग से ज्यादा और दिल्ली को मांग से कम ऑक्सीजन का आवंटन क्यों किया गया। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने केंद्र से यह सवाल किया है। बेंच ने सरकार से कहा कि या तो आप इसके लिए उचित और तार्किक कारण बताएं या हालात को देखते हुए ऑक्सीजन आवंटन के अपने आदेश को संशोधित करें।
केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि वह बेंच को इसका तार्किक जवाब देंगे। मेहता ने कहा कि सरकार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मांग से अधिक ऑक्सीजन देने के लिए उचित व तार्किक कारण बताएगी। मेहता ने बेंच को बताया कि ऐसे कई राज्य हैं जिन्हें मांग से कम ऑक्सीजन आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने तर्कसंगत निर्णय किया है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने बेंच को बताया कि कई राज्यों द्वारा ऑक्सीजन की मांग और उन्हें किए गए आवंटन की एक सूची पेश की है। मेहरा ने आरोप लगाया कि सिर्फ दिल्ली को मांग के अनुरूप ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बेंच को बताया कि कई राज्यों को केंद्र सरकार मांग से ज्यादा ऑक्सीजन दे रही है। दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी और बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन केंद्र से मांगी थी। केंद्र सरकार ने दिल्ली को सिर्फ 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कोटा आवंटित किया। मेहरा ने बेंच को बताया कि दिल्ली को जितना आवंटन किया गया है उसकी भी पूरी सप्लाई नहीं की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन न्यूज। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूछा, एक ही देश में वैक्सीन की अलग अलग रेट क्यों? नोटिस जारी। जी हां दोस्तों, देश भर में 1 मई को देश में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रहा है। इससे पहले गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और अन्य को नोटिस जारी करके पूछा है कि पूरे देश में एक ही कोरोना वैक्सीन के अलग अलग दाम क्यों तय किए गए हैं। जस्टिस सबीना की खंडपीठ ने यह नोटिस वरिष्ठ पत्रकार मुकेश शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। मामले में अदालत 22 मई को अगली सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभय भंडारी ने कहा कि देश में एक ही वैक्सीन की 3 दरें तय की गई हैं। केंद्र सरकार को यह कोविशील्ड और कोवैक्सीन 150 रुपए में मिलेगी, वहीं क्रमशः यही वैक्सीन राज्य सरकार को 400 और 600 रुपए में उपलब्ध होगी। निजी अस्पताल को इसके लिए 600 और 1200 रुपए प्रति डोज चुकाने होंगे। ऐसे में केंद्र सरकार और निजी कंपनियां संविधान के आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन कर रही है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में वैक्सीनेशन को लेकर 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पीएम केयर्स फंड में भी करीब 900 से 1,000 करोड़ रुपए का फंड होने का अनुमान है। ऐसे में केंद्र सरकार को पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव चलानी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। वैक्सीन की रेट को लेकर विवाद। उल्लेखनीय है कि वैक्सीन की दरों को लेकर पहले ही देश भर में हल्ला मचा हुआ है। कई राज्य पहले भी वैक्सीन की दरों में भारी अंतर को लेकर आपत्तियां उठा चुके हैं। वहीं इस मसले पर सोशल मीडिया में भी बहस छिड़ी हुई है। लोगों का तर्क है कि एक ही चीज की अलग अलग कीमत कैसे हो सकती है। राजस्थान समेत कई राज्य फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा कर चुके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी। कोरोना से पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे 577 टीचर्स की गई जान, शिक्षक संघ का दावा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के आखिरी चरण का मतदान आज चल रहा है। कोरोना काल में हुए इस चुनाव के दौरान अब तक 577 बेसिक शिक्षकों की मौत हो चुकी है। यह दावा राज्य शिक्षक संगठन ने किया है। इससे पहले एक अखबार ने पंचायत चुनाव के दौरान 135 पोलिंग अफसरों की मौत की खबर छापी थी, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। राज्य शिक्षक संगठन ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को उन 577 शिक्षकों की लिस्ट सौंपी है जिनकी मौत पंचायत चुनाव में ड्यूटी के बाद हुई है। लिस्ट सौंपने के बाद राज्य शिक्षक संगठन ने 2 मई को होने वाली मतगणना को टालने की मांग की है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से मतगणना को टालने की कोई सुगबुगाहट नहीं है। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि पंचायत चुनाव के नाम पर राज्य निर्वाचन आयोग ने 71 जिलों में 577 बेसिक शिक्षकों को संक्रमित कर दिया। हम उनका नाम चुनाव आयोग को सौंप रहे हैं। इससे पहले सरकार की ओर से सभी डीएम, एसपी और जिला निर्वाचन अधिकारी को एक सर्कुलर भेजा गया था। यूपी सरकार की ओर से भेजे गए इस सर्कुलर में स्पेशल वर्क ऑफिसर एसके सिंह ने सभी डीएम, एसपी और जिला निर्वाचन अधिकारी से अपने जिले में कोरोना के कारण शिक्षकों की मौत के दावे की पड़ताल करने को कहा था। इसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर शासन ने तलब की है। आज तक से बात करते हुए शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि कई जिलों से अभी टीचरों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी आनी बाकी है। लोग डरे हुए हैं। उनको लगता है कि कहीं उनके परिजन भी संक्रमित ना हो जाएं। अभी हालात बहुत गंभीर है। हमने 12 अप्रैल को ही चुनाव टालने के लिए कहा था, लेकिन हमारी अपील को नजरअंदाज किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग की लापरवाही का जिक्र करते हुए दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि अगर मतगणना को टाला नहीं जाता है तो हम इसका बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे। चुनाव ड्यूटी के कारण लाखों लोगों को कोरोना संक्रमण का शिकार होना पड़ा है, लेकिन चुनाव आयोग गंभीर नहीं है। अगर आयोग कार्रवाई नहीं करता है तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट को लेकर केंद्र सरकार पर बरसी शिवसेना, सुप्रीम कोर्ट को बताया मूकदर्शक। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कोरोना संकट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला बोलते हुए उस पर अब तक मूकदर्शन बने रहने का आरोप लगाया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली केंद्र सरकार कोरोना संकट से निपटने में असफल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे
बजे से 1 मई तक लॉकडाउन, राज्य में लगाई गई कड़ी पाबंदी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों के बेलगाम होने के बीच सूबे की उद्धव सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र में कल रात 8 बजे से 1 मई तक लॉकडाउन रहेगा। यह आदेश 1 मई तक लागू रहेगा। जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तर केवल 15% कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ चलेंगे। यह पहले 50% था। कोविड-19 मैनेजमेंट वाली संस्थाओं को इस मामले में छूट रहेगी। 2 घंटे के होंगे शादी समारोह। सरकारी आदेश के मुताबिक अब शादी समारोह के लिए सिर्फ 2 घंटे की ही इजाजत होगी। शादी में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इस नियम को उल्लंघन करने वाले लोगों को 50,000 का जुर्माना देना होगा। नई पाबंदियों के मुताबिक सरकारी बस 50% की कैपेसिटी पर चलेगी। खड़े रहने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा निजी बसें एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पहले लोकल डीएमए को सूचना देना जरूरी होगा। साथ ही निजी बस वालों की जिम्मेदारी होगी कि दूसरे जिले जाने वालों के हाथ में 14 दिन क्वारंटीन का स्टैंप मारा जाए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।